नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। जैसे कि केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर सभी केंद्रीय कर्मचारियों को ये मौका दिया है कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुन सकते हैं। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो कि इस वीडियो में कवर किए जाने वाले हैं वो इस प्रकार हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, किनको इसका लाभ मिलेगा और किनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, योजना के तहत कौन कौन से फायदे कर्मचारियों को मिलेंगे, मौजूदा और रिटायर कर्मचारियों के मामलों में कैसे इस स्कीम को लागू किया जाएगा, फैमिली पेंशन कब, कितनी और किसको मिलेगी ये भी आपको बताया जाएगा। इसके अलावा यूपीएस कॉर्पस कितना और कब मिलेगा, लास्ट में एनपीएस और यूपीएस का तुलनात्मक अध्ययन भी इस वीडियो में किया जाएगा। तो ये सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसी के आधार पर ऑथेंटिक जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो में बने रहें आप लास्ट तक। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जान सकें। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए शुरू कर लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यूपीएस के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है ये जानना जरूरी है। सबसे पहले तो यूनिफाइड पेंशन योजना केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और जो एनपीएस के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं। तो कर्मचारियों के पास में अब ये विकल्प होगा कि वो एनपीएस के तहत ही यूपीएस को भी ऑप्ट कर सकते हैं। यह योजना सभी नए और पुराने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में लागू रहेगी। तो अब यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 से सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस का ऑप्शन उपलब्ध रहेगा। इस योजना के तहत कर्मचारियों को महंगाई राहत, सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान जैसा भी मामला हो उस पर उपलब्ध होगी। यानी कि कर्मचारियों को यहाँ पर एक निश्चित भुगतान किया जाएगा, उसके साथ में महंगाई राहत भी कर्मचारियों को दी जाएगी, साथ में ही पारिवारिक पेंशन का फायदा भी कर्मचारी के परिजनों को दिया जाएगा। महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह ही किया जाएगा और महंगाई राहत केवल भुगतान शुरू होने पर ही देय होगा। तो यहाँ पर कर्मचारियों को एक निश्चित भुगतान के साथ साथ महंगाई राहत भी दी जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के। अभी तक दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। उसके बाद में जो अगला पॉइंट यहाँ पर आता है यूपीएस का कि किन को मिलेगा फ़ायदा और किन को नहीं मिलेगा यूपीएस का फ़ायदा। तो पहले जान लेते हैं कि कौन से मामलों में यूपीएस का फ़ायदा मिलेगा। तो यूपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान केवल निम्नलिखित मामलों में ही कर्मचारियों को उपलब्ध होगा। पहला मामला यहाँ पर, यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष की क्वालिफाइंग सेवा के पश्चात अधिवर्षता प्राप्त कर लेता है तो अधिवर्षता की तारीख से इसका फायदा मिलेगा। FR 56J के तहत यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी को समय पूर्व सेवानिवृत्त कर दिया जाता है तो ऐसे मामलों में भी जिस तारीख से कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है उस तारीख से कर्मचारी को यूपीएस के तहत निश्चित भुगतान का फायदा दिया जाएगा। और तीसरा मामला यहाँ पर है कि 25 वर्ष की न्यूनतम क्वालिफाइंग सेवा अवधि के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में यदि सेवा अवधि अधिवर्षता तक जारी रहती है तो उस तारीख से जब तक ऐसा कर्मचारी अधिवर्षता प्राप्त कर लेता है, तो वीआरएस के मामलों में 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होने के बाद में ही कर्मचारी को यूपीएस का फायदा मिलेगा। लेकिन यूपीएस के तहत कर्मचारी को सुनिश्चित पेंशन की गारंटी सुपर एनुएशन की डेट के बाद में ही दी जाएगी। तो ये 3 कंडीशन है जहां पर कर्मचारी को यूपीएस का फायदा उपलब्ध कराया जाएगा। उसके बाद में कि इन मामलों में नहीं मिलेगा कर्मचारी को यूपीएस का फायदा कि यदि किसी कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया जाता है, बर्खास्त किया जाता है या फिर कर्मचारी खुद अपना इस्तीफा दे देता है तो ऐसे मामलों में यूपीएस के तहत फिक्स्ड पेमेंट का ऑप्शन कर्मचारी को उपलब्ध नहीं होगा। तो ये 3 ऐसी कंडीशन है जहां पर यूपीएस के तहत कर्मचारी को किसी भी प्रकार का फायदा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में अभी तक दी गई जानकारी आपको कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, इसके अलावा आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिससे हमको आप
हेल्प भी कर सकते हैं। तो उसके बाद में अगला कि योजना के तहत कौन कौन से फायदे कर्मचारियों को दिए जाएंगे, वो भी यहाँ पर जानना जरूरी है। तो इस योजना के तहत एक पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 महीने के मासिक मूल वेतन की 50% होगी। यानी कि जो निश्चित पेंशन की गारंटी यहाँ पर दी जाएगी वो कर्मचारी के रिटायरमेंट से तुरंत पहले के जो 12 महीने हैं उनका जो औसत मूल वेतन है उनका 50% पैसा कर्मचारी को निश्चित पेंशन के रूप में दिया जाएगा। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्षों की क्वालिफाइंग सर्विस के पश्चात ही दे होगा। तो मिनिमम 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होना जरूरी है यूपीएस के तहत किसी प्रकार का फायदा लेने के लिए। कम क्वालिफाइंग अवधि के मामलों में अनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा। यदि कर्मचारी की क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल से ज़्यादा लेकिन 25 साल से कम है तो ऐसे मामलों में अनुपातिक रूप से कर्मचारी को सुनिश्चित भुगतान किया जाएगा। और ये भी कहा गया कि 10 साल या उससे अधिक की क्वालिफाइंग सेवा के पश्चात सेवानिवृत्त होने पर प्रति महीने न्यूनतम 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटी युक्त भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। तो कम से कम यहाँ पर 10,000 रुपये न्यूनतम पेंशन तो मिलनी ही मिलनी है। यदि कर्मचारी 25 साल से पहले सेवानिवृत्त हो जाता है तो जो पैसा मिलेगा उसे आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। न्यूनतम 25 वर्ष की क्वालिफाइंग सेवा के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों में सुनिश्चित भुगतान उस तारीख से शुरू होगा जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में जारी रहते हुए अधिवर्षता प्राप्त कर लेता है। तो मान लीजिए कि कर्मचारी की अभी 5 साल की सर्विस और बाकी है, 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस वो पूरी कर लिया है, तो ऐसे मामलों में 5 साल कर्मचारी को गारंटीड पेंशन नहीं दी जाएगी। इस पीरियड को कैसे रेगुलराइज किया जाएगा वो अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल की क्वालिफाइंग सर्विस होना जरूरी है। दोस्तों उसके बाद में नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि जो मौजूदा कर्मचारी हैं उनको किस तरीके से यूपीएस का फायदा दिया जाएगा। तो यूपीएस के विकल्प के परिचालन में आने की प्रभावी तारीख को यानी कि 1 अप्रैल 2025 से एनपीएस के अंतर्गत केंद्र सरकार के वर्तमान कर्मचारियों के साथ साथ केंद्र सरकार के सभी भावी कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत या तो वो एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन कर सकते हैं या एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के बिना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बने रह सकते हैं। तो अब यहाँ पर कर्मचारियों के दो ऑप्शन होंगे कि वो तो या तो वो एनपीएस में बने रह सकते हैं या फिर एनपीएस के तहत ही वो यूपीएस ऑप्ट कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन रहेंगे मौजूदा और नए केंद्रीय कर्मचारियों के पास में। यदि कोई कर्मचारी यूपीएस के विकल्प का चयन करता है तो उसके सभी निर्धारण एवं शर्तों को अपनाया माना जाएगा और एक बार चुने जाने के बाद वो विकल्प अंतिम होगा और उसे दोबारा से बदलने का मौका कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों यदि आप यूपीएस चुनने जा रहे हैं तो पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद में ही आपके लिए कौन सी बेहतर पेंशन योजना है वो आप चुन सकते हैं। एक बार एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारी जो कि यूपीएस विकल्प के परिचालन की प्रभावी तिथि पर सेवा में हैं, एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प उपयोग करते हैं तो कर्मचारी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में एनपीएस कॉर्पस बकाया को यूपीएस के अंतर्गत कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में अंतरित कर दिया जाएगा। जैसे ही आप यूपीएस सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो भी एनपीएस में पैसा है उसे यूपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आपके एनपीएस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। दोबारा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा एनपीएस में वापस जाने का। एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए प्रत्येक कर्मचारी जिन्होंने एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लिया है उनके लिए पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित तरीके से बेंचमार्क कॉर्पस मूल्य की गणना एक जो फॉर्मूला दिया गया है उसके अनुसार की जाएगी। तो एनपीएस कर्मचारी सोच समझकर ये ऑप्शन चुने कि कौन सा स्कीम उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद में जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, पहले रिटायर हो चुके हैं एनपीएस के तहत, उनके लिए कौन सा विकल्प रहेगा, उनके मामलों को कैसे निपटारा किया जाएगा वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो पहले से ही सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के मामले में जो कि यूपीएस नोटिफिकेशन से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो कर्मचारी यदि चाहें तो एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनते हैं तो ऐसे मामलों में पीएफआरडीए
टॉपअप राशि उपलब्ध कराने के लिए तंत्र का निर्धारण करेगा। तो ऐसे मामलों में पीएफआरडीए के द्वारा अलग से एक सिस्टम जनरेट किया जाएगा और उस सिस्टम के अनुसार ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामलों में यूपीएस के तहत पेंशन फिक्सेशन की जाएगी। यूपीएस के प्रावधान उन एनपीएस के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों जो कि एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पहले अधिवर्षता प्राप्त कर चुके हैं पर भी यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। तो राहत वाली खबर यहाँ पर यह है कि पहले से ही एनपीएस के तहत कवर्ड रिटायर कर्मचारियों को भी यूपीएस का फ़ायदा दिया जाएगा और इसके नियम उनके लिए भी लागू रहेंगे, लेकिन पीएफआरडीए के द्वारा अलग से नियम उनके लिए जारी किए जाएंगे। यानी कि जो सिस्टम रहेगा कि कैसे इसको लागू किया जाएगा वो नए नियम जारी किए जाएंगे। और ऐसे कर्मचारियों के मामलों में लोक भविष्य निधि यानी कि जो जीपीएफ है उसकी ब्याज की दरों के अनुसार ब्याज सहित पिछली अवधि के लिए बकाये का भुगतान किया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों के लिए मासिक टॉपअप राशि जिसे पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित किया जाएगा का भुगतान उनके द्वारा की गई निकासी और उन्हें भुगतान की गई वार्षिकी को समायोजित करने के पश्चात किया जाएगा। तो अब यहाँ पर जो पहले से रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके मामलों को डिटेल में जांच पड़ताल करने के बाद में और यदि उन्होंने पैसा निकाला तो उसको देखने के बाद में ये फैसला लिया जाएगा कि ऐसे मामलों को कैसे निपटाया जाए और कैसे उन्हें पेंशन का फ़ायदा दिया जाए। उसके बाद में बात आती है फैमिली पेंशन कितनी मिलेगी, किसको मिलेगी और कब मिलेगी। तो सुपर एन्युएशन के पश्चात भुगतान धारक की मृत्यु के मामलों में उसकी मृत्यु से तत्काल पूर्व भुगतान धारक को स्वीकार्य भुगतान का 60% जो पैसा है वो कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी या जो भी उसका स्पाउस है, जो भी योग्य फैमिली मेंबर्स हैं उनके मामलों में फैमिली पेंशन दी जाएगी। फैमिली पेंशन यहाँ पर रहेगी, मान लीजिए कि किसी कर्मचारी को जो अंतिम वेतन का 50% पेंशन मिलता है तो इस 50% का 60% जो बनता है वो फैमिली पेंशन के रूप में फैमिली मेंबर्स को दी जाएगी। पेंशन के साथ महंगाई राहत का भुगतान भी फैमिली मेंबर्स को किया जाएगा। तो यहाँ पर फैमिली पेंशन के साथ में जो भी एप्लीकेबल रेट है महंगाई भत्ते की और महंगाई राहत की उसका भुगतान भी फैमिली पेंशन के साथ में किया जाएगा। उसके बाद में महत्वपूर्ण टॉपिक यूपीएस का कॉर्पस यानी कि जो कर्मचारी और सरकार का पैसा है उसका क्या होगा। तो नई पेंशन योजना के तहत यानी कि यूपीएस के तहत कर्मचारी यदि चुनता है तो उसके पास में 2 कॉर्पस फंड होंगे, पहला पर्सनल कॉर्पस और दूसरा रहेगा पूल कॉर्पस। पर्सनल कॉर्पस कर्मचारी का योगदान और उसी के बराबर केंद्र सरकार का जो योगदान है उससे मिलकर बनेगा और इसे पर्सनल या व्यक्तिगत कॉर्पस कहा जाएगा। कर्मचारियों का अंशदान मूल वेतन इसमें महंगाई भत्ते का 10% होगा। इसके बराबर ही केंद्र सरकार का भी अंशदान जो कि मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% होगा। दोनों को प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत खाते में जमा किया जाएगा। कर्मचारी केवल व्यक्तिगत कॉर्पस के लिए ही निवेश के विकल्पों को अपना सकते हैं। ऐसे निवेश विकल्पों को पीएफआरडीए द्वारा नियमित किया जाएगा। पीएफआरडीए द्वारा समय समय पर निवेश का डिफ़ॉल्ट पैटर्न परिभाषित किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो निवेश का डिफ़ॉल्ट पैटर्न लागू होगा। तो ये पर्सनल कॉर्पस रहेगा जो कि कर्मचारी के कंट्रोल में रहेगा, जिसमें कर्मचारी का भी 10% योगदान और केंद्र सरकार का भी 10% योगदान रहेगा और इसे पीएफआरडीए द्वारा विनियमित किया जाएगा। यानी कि जो भी पीएफआरडीए के रूल रेगुलेशन है वो पर्सनल कॉर्पस पर लागू रहेंगे। उसके बाद में सेकेंड आता है यहाँ पर आपका पूल कॉर्पस कि केंद्र सरकार के अतिरिक्त अनुदान के साथ एक पूल कॉर्पस भी यहाँ पर बनाया जाएगा। केंद्र सरकार उन सभी कर्मचारियों के अनुमानित 8.5% मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते का अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी और ऐसे कर्मचारियों के लिए एक अलग से केंद्र सरकार का पूल कॉर्पस अकाउंट खोला जाएगा जिसमें इस पैसे को जमा किया जाएगा। अतिरिक्त पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान की सहायता के लिए है। केंद्र सरकार के अतिरिक्त अनुदान के माध्यम से निर्मित पूल कॉर्पस के लिए निवेश संबंधी नियम निर्णय का पूरा अधिकार केंद्र सरकार का होगा। यानी कि ये पैसा कहाँ लगाना है, किस फंड में लगाना है, ये पूरी तरीके से केंद्र सरकार का डिसीजन होगा। तो पूल कॉर्पस में 8.5% कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाएगा जो कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। इस पर गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होगा और
जो 20% योगदान है, इसमें 10% कर्मचारी का और 10% सरकार का, इस पर कर्मचारी का जो कंट्रोल है कि ये एम्प्लॉय का कंट्रोल रहेगा, लेकिन इसे रेगुलराइज किया जाएगा PFRDA के द्वारा। कर्मचारी इसमें चेंज कर सकता है, और यदि कर्मचारी इसको चेंज नहीं करता है तो जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर लागू रहेगा। तो ये NPS का कॉर्पस है। अब उसके बाद में आता है यहाँ पर कि यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसे कॉर्पस का कितना पैसा मिलेगा, इसके बारे में। तो क्वालिफाइंग सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए मासिक परिलब्धियों, जिसमें मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ते की 10% की दर से आधी वर्षता पर एक मुश्त भुगतान की अनुमति दी जाएगी। यह एक मुश्त भुगतान सुनिश्चित भुगतान की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा, यानी कि कर्मचारियों को एक फिक्स्ड पेंशन के साथ में एक मुश्त राशि भी दी जाएगी और इसका उस पेंशन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो पैसा है ये काफ़ी कम कर्मचारियों को मिलने वाला है। NPS की तरह पूरा पैसा यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ पर आता है कि NPS और UPS में क्या प्रमुख डिफरेंस है, यानी कि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन। तो फीचर आपके सामने है, दोनों का नाम लिखा गया है। कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये सभी नए, पुराने और वर्तमान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू रहेंगे। वहीं पर NPS केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ 18 से 70 साल के जो प्राइवेट सेक्टर के वर्कर्स हैं उनके लिए भी लागू है, और इसमें जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ये सुविधा नहीं दी जा रही है। बात करते हैं बाद में कंट्रीब्यूशन की। तो NPS में कर्मचारी का जो 10% बेसिक प्लस DA है वो यहाँ पर कर्मचारी के द्वारा दिया जाता है, 10% बेसिक प्लस DA का। और जो NPS है उसमें 10% प्लस बेसिक का महंगाई भत्ते का 10% कर्मचारी के द्वारा भी दिया जाएगा। और इसमें कर्मचारी के पास में टायर 2 का ऑप्शन भी दिया जा रहा है, तो भी आप कर्मचारी एक्स्ट्रा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। वहीं पर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन की जब बात करते हैं तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन में यानी कि UPS में भी गवर्नमेंट के द्वारा 10% कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा और कर्मचारी के द्वारा भी 10% कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा पूल्ड कॉर्पस में 8.5% एक्स्ट्रा फंड भी यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि NPS में नहीं है। NPS में केंद्र सरकार कर्मचारी को 14% योगदान देती है। कर्मचारी का योगदान 10% रहता है NPS में, केंद्र सरकार 14% योगदान देती है, कि अब वो वापस UPS में घटकर 10% ही कर दिया जाएगा। दोनों का 10% रहेगा। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें इंडिविजुअल कॉर्पस पर कर्मचारी का कंट्रोल रहेगा और पूल कॉर्पस पर पूरी तरीके से केंद्र सरकार का कंट्रोल रहेगा। वहीं पर NPS में इन्वेस्टमेंट पर पूरा कंट्रोल कर्मचारी का रहता है, वो जहां चाहे अपने पैसे को लगा सकता है। लेकिन UPS में ऐसा नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा। उसके बाद में कि जो रिटायरमेंट पर पे आउट क्या रहेगा उसके बारे में, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारी को जो लास्ट 6 महीने हैं उनके एवरेज जो पैसा है वो यहाँ पर दिया जाएगा। यानी कि उससे पहले जो पेंशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो लास्ट 12 मंथ्स हैं उनकी 50% जो पेंशन है वो पेंशन के रूप में दी जाएगी, प्लस महंगाई भत्ता भी यहाँ पर दिया जाएगा और मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये इसमें दी जाएगी। लेकिन जो NPS है, NPS में ऐसा नहीं है, पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, DA भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन यदि कर्मचारी रिटायरमेंट होता है तो जो भी उसका कॉर्पस फंड है उसका 60% वो निकाल सकता है, 40% को एन्युटी में इन्वेस्ट किया जाएगा और उसी के आधार पर कर्मचारी को पेंशन दी जाएगी। बात करते हैं फैमिली पेंशन की, तो यहाँ पर जो अश्योर्ड पे आउट है यानी कि जो फिक्स्ड पेमेंट है उसका 60% फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वहीं पर NPS में फैमिली पेंशन जो कॉर्पस में पैसा है और जो एन्युटी के हिसाब से जो पेंशन बनती है वो ही फैमिली पेंशन के रूप में दी जाएगी। अलग से फैमिली पेंशन की अमाउंट यहाँ पर फिक्स नहीं की गई है। उसके बाद में जो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट है यानी कि महंगाई से राहत, तो UPS में ये फ़ायदा दिया गया है कि DA और DR दिया जाएगा। वहीं पर NPS में DA और DR दिए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है।
लमसम बेनिफिट की बात करते हैं तो यहाँ पर एडिशनल 10% ऑफ मंथली एम्यूलमेंट्स बेसिक प्लस DA फॉर एवरी 6 मंथ्स ऑफ सर्विस, यानी कि कर्मचारी को यूपीएस में एक एडिशनल पैसा दिया जाएगा। वहीं पर यदि कर्मचारी एनपीएस में रहता है तो जो उसका पूरा पैसा जमा किया हुआ है, कॉर्पस जो जमा हुआ है, उसका 60% पैसा जो है वो कर्मचारी रिटायरमेंट के समय पर निकाल सकता है। तो ये एनपीएस और यूपीएस का तुलनात्मक अध्ययन, आपके हिसाब से कौन सी पेंशन योजना सबसे बेहतर है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में भी, एनपीएस के बारे में भी। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, उसका जवाब भी आपको दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।